खबरों की ओर। लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज संविधान बचाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो हर वक्त संविधान की कॉपी दिखाते हैं, सही मायने में संविधान इनकी जेब में ही रहा है। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान पर बहस के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने सदन में आज अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस ने आज और कल संसद में रहने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को केंद्र सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है और इस सूचना के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस पर घेरा है।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान बात करेगी। वहीं संसद में आज प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में यूपी के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान देखा जाएगा बिल में क्या है, आखिर बीजेपी क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान संभल हिंसा, उन्नाव रेपकांड समेत यूपी की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भी संसद में चर्चा होगी। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर जहां तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दिया है कि उस बयान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कि रामचंद्र जांगड़ा ने आखिर ऐसा क्या कहा कि उन्हें अपने बयान पर सफाई देने की नौबत आ गई। जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ही बताते हैं और चुपके से बताते हैं जी, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा। किस किस्म की भाई किसकी होगी उसकी होगी, ये बदनामी का विषय होता है, तो इससे कोई आगे नहीं आएगा। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान उस बयान के बदले आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 700 लड़कियां गायब हो गई। लेकिन क्या सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा के बयान की कहानी यहीं तक सीमित थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और इस बात का भी दावा किया कि पंजाब के नशेड़ियों की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ गया। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद
ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जांगड़ा भले ही अपने बयान पर स्थानीय लोगों की बातों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अपने बयान पर उनकी सफाई जब तक आती तब तक मामला तूल पकड़ चुका था, क्योंकि सीधे सीधे किसान आंदोलन को टारगेट किया गया था। किसान नेता जांगड़ा की न सिर्फ नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो रोहतक के बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कहा कि टीकरी और सिंघू बॉर्डर से लगभग 700 लड़कियां गायब हैं और ये किसानों ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां सांसद हैं, आपने क्या कार्रवाई की, आपने क्या मांग की? शर्म नहीं आई? किसानों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि किसान बलात्कारी हो गया, कभी किसान उग्रवादी हो जाता है, कभी किसान आतंकवादी हो जाता है। हम सांसद साहब से पूछना चाहते हैं कि आप एक लड़की की एफआईआर दिखाओ, तो अगर कोई चीज कहीं से गायब होती है, कोई व्यक्ति गायब होता है, तो उसकी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होती है। और देश में एक महिला के साथ अपराध होने पर बड़ा बवाल हो जाता है। वो 700 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ये उनका पार्टी में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकता हूँ, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनका बिल्कुल बेहद निंदनीय बयान है। वो कह रहे हैं कि पिछले आंदोलन में लड़कियां गायब होगी। हमने तो पहली बार ही सुना कि लड़कियां गायब होगी। किसी की कोई लड़की गायब नहीं हुई। लड़की गायब होती तो कोई एफआईआर होनी चाहिए थी, कोई एफआईआर दिखाए। और अगर लड़की गायब होगी और कोई एफआईआर नहीं है तो सरकार तो इनकी थी, ये सो रहे थे उस समय क्या? तो इस तरीके की जो है बयानबाजी करी जा रही है, ये जानबूझ के एक किसान समाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसान समाज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। रामचंद्र जांगड़ा ने अपने बयान में किसान आंदोलन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने गंभीर मसले का आधार क्या है? और यही सवाल किसान नेता भी रामचंद्र जांगड़ा से कर रहे हैं। गुजरात में पुलिस ने ईडी की फर्जी टीम को गिरफ्तार किया और इस टीम ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक के घर पर छापेमारी की थी और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। और उस टीम का सरगना अब्दुल सत्तार आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ईडी के एक्शन का यूं तो कई राज्यों में सियासी विरोध होता है, लेकिन गुजरात में तो हद हो गई। गुजरात में पुलिस ने छापेमारी करने गई ईडी की पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चौंकिए नहीं, यहाँ मामला सियासी नहीं कानूनी है। जिस टीम को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया वो ईडी के फर्जी टीम। ईडी के फर्जी अधिकारी बनकर ये टीम छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन अब पुलिस ने पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के साथ इसकी जानकारी दी। ईडी की इस फर्जी टीम पर एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े गए फर्जी ईडी अधिकारियों का कैप्टन आम आदमी पार्टी का नेता है। हर्ष सांघवी ने ये ही जानकारी दी है। अब्दुल सत्तार नाम का ये आरोपी आम आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। हर्ष सांघवी ने आरोपी सत्तार की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला करीब एक हफ्ते पहले का है। अब अब्दुल सत्तार की अगुवाई में ईडी की फर्जी टीम ने गुजरात के कच्छ में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक के घर पर छापेमारी की और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस ने ईडी की फर्जी टीम को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने करीब 200 घरों की तलाशी ली और इसमें 21 संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान भी की गई। जम्मू में भी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। राजस्थान में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने खुलासा किया कि कैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। सबकी एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा, धुबरी डिस्ट्रिक्ट अगर कोई रहेगा इंडिया। घुसपैठियों के खिलाफ देश में एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ में आज घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। दुर्ग में 15 से ज्यादा पुलिस की टीमों ने अलग अलग इलाकों में करीब 200 घरों की तलाशी ली, जिसमें 21 संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की गई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। आरोप है कि ये लोग पिछले कई सालों से अपनी पहचान छुपाकर दुर्ग के आदिवासी इलाकों में रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसी तरह तलाशी अभियान चलाया जाएगा और उन सभी घुसपैठियों की तलाश की जाएगी जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है या फिर जो फर्जी पहचान के साथ रह रहे हैं। सरकार के मुताबिक राज्य में करीब 850 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है, जिन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा। करते हैं तो उनको मुसाफिरी दर्ज करानी होती है या थाने में सूचना देनी रहती है, लेकिन ऐसे लोग जो किसी प्रकार की कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराए हैं, थाने में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए हैं, उनकी एक चेकिंग की गई है। आज ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कुछ जगहों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई। अगर उन लोगों ने प्रॉपर थाने में सूचना नहीं दी है, किसी प्रकार का कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराया है, और